सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्वांटम जोन। सो देखिए, आप लोग पढ़ रहे होंगे, पढ़ नहीं रहे होंगे, मौज मस्ती कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। अच्छा देखो, इसके पहले वाला लेक्चर जो आपका था, जो है आपका जो है ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का बेसिकली सेकंड लेक्चर है आपका। इसके पहले जो आपका लेक्चर था टोटली आपका जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे था, जो कि इसके पहले वाला लेक्चर था, आई थिंक 5th लेक्चर था। ये आज का जो है लेक्चर 6 है, ठीक है। 6वां लेक्चर है आज का जो है ठीक है, 6वां लेक्चर है। उसके बाद आपका जो है, इसके बाद जो आपका लेक्चर चलेगा वो बेसिकली इसके वेलोसिटी होगा, विच इज अवर 7th लेक्चर, यानी आप 7वां लेक्चर हिंदी में बोल सकते हो। हिंदी हमारी मातृभाषा है तो उसको ज्यादा मैं प्रेफरेंस देता हूँ, ठीक है कोई भैया इंग्लिश वाला हो तो कमेंट ना कर देना कि भैया हिंदी में क्या पढ़ाते हो, इंग्लिश में पढ़ाया करो, ठीक। तो ठीक है, जैसे मतलब कि मेरा ये रहता है कि कम्युनिकेट, आप जैसे कोई भी चीज किसी को पढ़ा रहे हो या समझा रहे हो, उसको आप समझा ले जाओ, वो सबसे बेहतर होता है मेरे मायने में। हिंदी में समझा रहे हो, वेदर हिंदी और इंग्लिश डजंट मैटर, ठीक है। आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, अभी मोदी जी ने तो जो है इंडिया का नाम भारत रख दिया था ठीक है, तो वो एक अलग विषय है। अच्छा, इंडिया का नाम भारत क्यों पड़ा, कोई कमेंट करके बताना जो है, ठीक है। कमेंट आप करिएगा, इंडिया का नाम भारत क्यों पड़ा, है ना। इस पे मेरा एक छोटा सा ओपिनियन रहेगा मैं इस पे बोलूंगा, मतलब कि आने वाले एक छोटा सा वीडियो इस पे बनाऊंगा कि इंडिया का जो नाम है उसको भारत मोदी जी ने क्यों किया, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसका नाम भारत क्यों किया, ठीक है। तो वो एक अलग लेक्चर है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल मुद्दा नहीं घुसेड़ेंगे, आपका जो है ग्रेविटेशन चल रहा है तो उस पर ही स्टिक रहें हम लोग, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, तो देखो इसके पहले वाला जो आपका लेक्चर था वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे था, ठीक है। मैंने उस लेक्चर में बोला था लास्ट में कि जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के केस में, मतलब कई सारे उसके अंदर जो केसेस आते हैं उसके बारे में हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। जनरली आपकी हेडिंग दिख गई होगी, भाई देखो गर्मी बहुत है यहाँ पे, है ना। इस समय बज रहे हैं दोपहर के 3, है ना। तो कानपुर एक ऐसी जगह है, मेरे को अभी तक मैं जब से पैदा हुआ अभी तक मैं कॉलेज के लिए यहाँ कानपुर आया हूँ, अब आज तक मैं कभी कानपुर नहीं आया हूँ, है ना। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 4 साल जल्दी से मेरा बीत जाए, मैं कहीं चला जाऊँ, यहाँ नहीं रहूँगा, क्योंकि यहाँ यार देखो मुश्किल से ठंडी पड़ती है 1-1.5 महीने। लखनऊ में भी इतना गर्मी नहीं पड़ती यार, सितंबर चल रहा है आपका जो है, फिर भी यहाँ पे इतना जैसे लग रहा है कि इस समय जो है वो आग का जो गांव में भट्टी उट्टी नहीं होती है उसके अंदर खड़े हैं, ठीक है। ओके, अच्छा दुनियादारी ये बहुत चलती रहेगी। इसके बाद देखो ये आपका जो आज का लेक्चर है वो आपका जो है टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का लेक्चर है। इसके अंदर केसेस हम आज पढ़ेंगे कि स्पेरिकल के केस में हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना आता है। अच्छा, 2 जनरल केस हैं आपके जो है, स्पेरिकल है और सॉलिड स्फीयर है ना, 2 ही केस है जनरली। और आपका जो स्पेरिकल के केस में जो 3 केसेस बनेंगे, और आपके जो है इसके सॉलिड स्फीयर के केस में भी आपके तीन केसेस बनेंगे। तो मेजर आपके जो है 2 टॉपिक है, 2 टॉपिक में आपके 3 केसेस बनेंगे, यानी 6 केसेस ये हो जाएंगे। और लास्ट में हम लोग जो है 2 टॉपिक और है जो है आपका ग्रेविटेशनल सेल्फ पोटेंशियल, सेल्फ एनर्जी क्या होती है, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट हमारा इसमें टॉपिक रहेगा वो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बेसिकली ये टॉपिक जो है लास्ट में है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ये पोटेंशियल का टॉपिक नहीं था, लेकिन छोटा सा टॉपिक था, तो मैं सोचा इसके अंदर आपको जो है इस वीडियो के थ्रू आपको कवर कर दूं, दैट्स इट, ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखो एक स्पेरिकल शेल बना के रखा है, क्योंकि मेरे से गोला बनता नहीं जल्दी गोला क्या जो है राइटिंग में जब लिखता हूँ तो जैसे यहाँ से लिखना स्टार्ट किया तो ये मेरी राइटिंग जाती है ऐसे, है ना। मतलब कि व्हाइट बोर्ड और बोर्ड वगैरह पे मैं लिख ही नहीं पाता, बहुत अगर ज्यादा कोशिश करूंगा। मैं शुरुआती से मेरी आदत थी, मैं कॉपी भी ऐसे सीधे रख के नहीं लिखता था, कॉपी यूं होती थी तो पेन ऐसे चलता था, है ना। तो अब शुरुआत से जो आदत पड़ जाती है धीरे धीरे उसको छोड़ने में समय लगता है। ओके, तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द स्पेरिकल शेल, है ना, टॉपिक पे आते हैं। तो देखो ये आपको एक स्पेरिकल शेल दिया है। स्पेरिकल शेल बेसिकली इट इज होलो इनसाइड, यानी इनसाइड से आपका क्या है, ये होलो है, ठीक है। होलो यानी आपका जो है खोखला है, यानी खाली है। ओके, तो यहाँ पे देखो हम बेसिकली जो है 3 केसेस लेंगे। केस नंबर पहले तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे, ये कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, हमको यूज करके जो है हमको 3 केसेस को प्रूव करना है, ठीक।
अच्छा, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने कुछ चीजें पढ़ी थी जिसको मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करना चाहूंगा। वहां पे जो पढ़ा था हमने, एक रिलेशन पढ़ूंगा, रिलेशन पढ़ाया था मैंने, dv इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dv इक्वल टू ई डॉट डी आर। ठीक, ये आपका बेसिकली पोटेंशियल यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है आपका, उसके और क्या कहते हैं क्या कहते हैं फील्ड के बीच में रिलेशन है, फील्ड के बीच में। ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होता है, बेसिकली ये डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा जो है स्केलर क्वांटिटीज होते हैं जिसमें कॉस थीटा आपका आता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी है ना। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट देख लो क्या होता है। जैसे आपका ए डॉट बी है, ए डॉट बी है तो क्या होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक, ए बी कॉस थीटा। बट यहां पे अगर ए क्रॉस बी है, ये आपका क्या हो जाता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, वेयर एन कैप क्या होता है यहाँ पे, एन कैप क्या होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ये छोटी छोटी चीजें मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक, अच्छा इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक ही नहीं है, ये हमारा टॉपिक ही नहीं है, बस मैं थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको यूनिट वेक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपको वेक्टर कोई दिया हो, वेक्टर मान लो n कोई दिया, मतलब a कोई दिया वेक्टर है ना, तो इसका आपका कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे आपका ये हो जाता है नॉर्मल वेक्टर। अगर किसी वेक्टर कैलकुलेट करना है, वेक्टर a, मान लो वेक्टर आपका कोई a गिवन है ना, इफ वेक्टर a इज गिवन, इफ वेक्टर a इज गिवन। ठीक, अगर आपका वेक्टर a कोई गिवन है, ठीक, अब आपका वो इसका नॉर्मल वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो ये आपका जो है नॉर्मल वेक्टर इससे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, ये चीज हो गई। अच्छा नेक्स्ट हम लोग क्या कहते हैं कि बस इस ये जो आपका फॉर्मूला है यही बेसिकली यूज होगा। मैं इसको एक बार चेक कर लूँ ये फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, कई बार ये वीडियो से बाहर ही चला जाता है। ये देखो भैया, यहाँ गड़बड़ी हो गई, अब सही हो गया। ओके, तो देखो यार यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे डायग्राम एक ड्रॉ करते हैं। जैसे ये स्पेरिकल शेल है, शेल इज बेसिकली इनसाइड से आपका जो है हॉलो है। यहाँ पे हम लोग जो है इसको, ये लाइन जो आप ज्वाइन कर रहे हो तो इसको आप स्मॉल आर ले लो, और ये वाली आपकी जो लाइन है ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, ये पॉइंट पी मान लो, ये ओ मान लो, ये कैपिटल आर है। ठीक, ये वाली जो लाइन है ये कैपिटल आर है, ये वाली आपकी स्मॉल आर है। ठीक, और ये वाली जो पॉइंट है, ये पॉइंट पी जो है आपका जो है एक तरह से देखो कि ये आपके फील्ड से बाहर है, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड है जो उससे बाहर है। ठीक, उससे बाहर है। तो अब इस केस में यहाँ पे क्या होगा कि जो फर्स्ट केस हम लोग इसके अंदर स्टडी करेंगे स्फेरिकल शेल के अंदर, वो बेसिकली आपका क्या होगा, देखो केस वन जैसे आप करोगे, देखो इसमें 3 मेजर केस होंगे, 3 केसेस होंगे। ठीक, पहला केस आपका क्या होगा, जब स्मॉल आर जो होगा, स्मॉल आर जो है इससे ग्रेटर होगा कैपिटल आर से, यानी आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि ये कंडीशन आपको दिख रही होगी, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, यानी कैपिटल आर जो है यानी बड़ी वाली जो रेडियस है वो बड़ी है एज कंपेयर टू छोटे वाले रेडियस से। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एजम्पशन लेते हैं। एजम्पशन क्या लेते हैं, एजम्पशन क्या जो है, एक यहाँ पे देखो लैंग्वेज लिखते हैं, कंसीडर अ टेस्ट मास, एक टेस्ट मास को यहाँ पे कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए टेस्ट मास कैपिटल M हैविंग रेडियस कैपिटल R। तो इस केस में जब आप एक टेस्ट मास को कंसीडर करते हो विच इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, यानी O के पॉइंट पे आपका जो है मास रखा है, तो इस केस में आप जब इनसाइड के लिए निकालते हो तो इनसाइड में आपका क्या हो जाता है कि ये वाला जो रेडियस है यानी कैपिटल आर है ये ग्रेटर देन हो जाता है, यानी केस वन के अंदर क्या होता है, ये जो स्मॉल आर है यानी स्मॉल आर आपका क्या हो जाता है
स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक, तो हम लोग ने जो पोटेंशियल निकाला था अभी पिछले लेक्चर में, जो हम लोग ने पोटेंशियल पढ़ा था कि जो है आपका पोटेंशियल आपका सिंपल क्या आता था, जी एम अपॉन आर। ठीक, जी एम अपॉन आर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जी एम अपॉन आर होता है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये आर बना लेना, ये डी वी लग रहा होगा, डी वी नहीं है, ई डॉट डी आर होगा ना, ई डॉट डी आर। तो यहाँ पे देखो जैसे आपका पिछले लेक्चर में हम लोग ने पोटेंशियल पढ़ा था, तो पोटेंशियल आपका क्या होता था, माइनस का जी एम बाई आर, है ना, माइनस का जी एम बाई आर। अच्छा, इसके अंदर जो फील्ड होगी भाई, ये क्योंकि हॉलो स्फीयर है, इसके अंदर जो फील्ड होगी वो जीरो होगी भाई। हॉलो स्फीयर के अंदर जो आपकी फील्ड होगी वो जीरो होगी, बिकॉज देयर इज नो फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर, यानी आपका यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल आपका क्या हो जाता है पोटेंशियल, ये फील्ड क्या है आपकी जीरो है, तो सिंपल आपका क्या हो जाता है माइनस का जीएम बाई कैपिटल आर। ठीक, तो ये आपका जो है पहला केस होता है। अच्छा, एक चीज यहां से और देखना चाहो तो जैसे आपका इस कैपिटल आर जो है, यानी कैपिटल आर आपका ग्रेटर देन स्मॉल आर है, कैपिटल आर आपका जो है ग्रेटर देन स्मॉल आर है। वेट, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। समझे? तो आपका जैसे ये हम लोग ने पढ़ के आए हैं कि यहाँ पे v इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर होता है। अब जैसे फील्ड आपका जीरो है यहाँ पे, तो पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा भाई। फील्ड अगर जीरो है, अगर E जीरो है आपका, तो ये फॉर्मूला लगा दो पोटेंशियल के लिए, तो dv इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट डी आर होता है। अब फील्ड आपका जीरो हो तो पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी बराबर रहेगा पोटेंशियल, हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अगर 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल है या फिर आपका कितना भी हो, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा एट द टाइम। ठीक, अच्छा दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस क्या होता है, ये दोनों रेडियस आपके क्या हो जाते हैं, बराबर बराबर हो जाते हैं। जब दोनों रेडियस आपके बराबर हो जाएंगे, देखो केस टू यहां लिखना, केस टू इफ स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, यानी दोनों आपके रेडियस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी ये पॉइंट यहां से इस टाइप से ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक, यानी आर स्मॉल आर आपके जो है कैपिटल आर का बराबर हो गया। तो इस केस में आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपका क्या आएगा। ठीक, अच्छा इस केस का इस स्मॉल आर और कैपिटल आर जब बराबर हो जा रहा है, तो आपका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों पॉइंट आपका किस पे लाई कर रहा है, सरफेस पे, है ना। ये आप लिख सकते हो कि ये इनसाइड का पॉइंट था, है ना, ये इनसाइड पॉइंट था, और एक ये वाला सरफेस के लिए है। ठीक, अच्छा सरफेस पे जब आपका यहाँ पे मतलब मास आ गया, ये जो पॉइंट मास हमने रखा है, टेस्ट मास रखा है, ये यहाँ पे आ गया, तब यहाँ पे देखो क्या होगा, तो E बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो आपकी जो है ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, जीएम बटे आर स्क्वायर होता है, जीएम बटे आर स्क्वायर। तो जीएम बटे आर स्क्वायर होता है, तो इसको जो है आप यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता चल गई तो पोटेंशियल आप निकाल सकते हो, आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जनरली ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो जनरल ये जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो dv इंटीग्रल ऑफ dv वेक्टर E डॉट डी आर। ठीक, तो ये अप्लाई कर दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसमें पुट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। जीरो से आर लिमिट रख दो भाई, जीरो से आर एक्सटेंड कर रहा है, जीरो से आर, ये कैपिटल आर की बात कर रहे हैं ना, जीरो से आर, तो ये आपका जो है यहां से आपकी जो है आ जाएगा पोटेंशियल। करके देखते हैं चलो। तो ये मैंने यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v मिल जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो v रहेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो से कैपिटल R, ये हो जाएगा GM अपॉन R स्क्वायर इंटू डी आर।
अच्छा आर बराबर आर है तो इसको स्मॉल आर से भी रिप्लेस कर सकते हो, आर बराबर आर है तो स्मॉल आर से रिप्लेस कर दो तो आर स्क्वायर हो जाएगा। बस इसका इंटीग्रेशन कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ gm बाहर ले लो भाई, g क्या है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास आपका कांस्टेंट रहेगा, तो dr अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा इसके पहले मैंने इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला बता ही चुका हूं आपको कि आपका जो है dx अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1/x विद माइनस साइन, ठीक, x की पावर n वाला रूल फॉलो होगा यहाँ पे। तो v आपका क्या आ जाता है यहाँ से, gm माइनस का gm अपॉन r। तो ये आपका जो है सेकंड केस में आता है, यानी आपका जब पॉइंट मास जो होगा आपका जो है पॉइंट मास या टेस्ट मास आपका जो होगा ये अगर सरफेस पे रहेगा यानी r बराबर r जब रहेगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस gm/r, gm/r, ठीक। ये दूसरा केस हो गया आपका, ये दूसरा केस हो गया। अब आपका क्या होगा कि स्मॉल r जब ग्रेटर देन होगा, यानी जो ये वाला रेडियस है ये आपका ग्रेटर हो जाएगा किससे, कैपिटल R से, यानी ये पॉइंट यहां कुछ लाई करेगा P, इसको रफ कर देता हूं। अगर ई पॉइंट यहां से हिया आ गवा तब तुम्हारा क्या होगा, ठीक, यानी ये सीधे सीधे आप देखो तो पॉइंट जो है आउटसाइड जा रहा है, ठीक, पॉइंट जो है आउटसाइड जा रहा है। तो केस नंबर 3 वकील साहब को बुलाया जाए, केस नंबर 3 जज साहब को भी बुलाया जाए, ठीक है। तो यहां पे देखो स्मॉल आर आपका क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, यानी स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो ये केस तो आपको जो है आउटसाइड हो गया, ये केस आपका आउटसाइड हो गया। तो जब आउटसाइड के केस में देखेंगे तो यही रूल फॉलो होगा, यानी आर ये बड़ा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये बी जो हो जाएगा आपका जीएम अपॉन आर माइनस का, ठीक, जीएम अपॉन आर। अभी देखो ये निकालना नहीं है, ये मैंने रिजल्ट ऐसे ही लिखा है ना, इसको हमको कैलकुलेट करके फाइनली इसका जो है रिजल्ट हमको ऑब्टेन करना है, ठीक। अच्छा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी आती है, देखो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड, वो आता है माइनस का जीएम अपॉन आर क्यूब, ठीक, आर क्यूब। यानी आउटसाइड के केस में जो इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड जो आती है आपकी आउटसाइड के केस में वो माइनस का जीएम अपॉन आर क्यूब, ठीक, माइनस का जीएम अपॉन आर क्यूब, ठीक। कुछ गड़बड़ हो रही है ना 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 ना, ये होगा यहाँ पे फील्ड जो है आपकी आर अपॉन स्मॉल आर, हाँ छी ये गलत हो गया, ये आता है, ठीक। तो ये आप जो है इसको मैं बाद में प्रूव करा दूंगा ये क्यों आता है, मैंने ऐसे डायरेक्ट ले लिया यहाँ पे, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको अगर ये रिजल्ट याद है, यानी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड आती है तो ये आपकी जो है आर अपॉन आर क्यूब के बराबर आती है। अब यहाँ पे आपको रिजल्ट ये रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की सॉरी ग्रेविटेशनल, मेरे से बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाती है, क्या ही बताऊँ मैं जो है। तो देखो दोनों चैप्टर आपका मिक्स है तो मेरे से जो है बार बार वही आ जाता है। तो आपका जो ये फील्ड है, फील्ड आपको पता चल गया, फील्ड आपको जो पता चल गया तो उस फॉर्मूले में रख दो, यानी इंटीग्रल ऑफ डीवी अपॉन सॉरी माइनस का ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। अब ये वाली वैल्यू यहाँ उठा कर रख दो, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू वी जाएंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से कैपिटल आर जाएंगे ना, 0 से आपका सॉरी कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर जाएंगे, डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, स्मॉल आर है तो आर की लिमिट रखेंगे कैपिटल, अगर यही डी आर कैपिटल आर होता कैपिटल डी आर तो ये आपका क्या हो जाता कि जो है सिंपल आपका 0 टू कैपिटल आर लिमिट रखते, बट यहाँ पे स्मॉल आर है तो स्मॉल आर रखेंगे तो ये v हो जाएगा, तो ये माइनस का e आपका क्या है, e की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, कैपिटल e की वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी एम आर अपॉन आर क्यूब इंटू डी आर,
ये 0 टू आर, सॉरी कैपिटल आर नहीं, स्मॉल आर, 0 टू कैपिटल स्मॉल आर, 0 टू स्मॉल आर हो जाएगा, 0 टू स्मॉल आर हो गया। ठीक, बहुत अच्छा। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेट करने के लिए इसको जो जो कांस्टेंट है आप बाहर ले लो, पहले जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो। तो माइनस का जीएम, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिया तो 0 से स्मॉल आर लिमिट गई आर अपॉन आर क्यूब इंटू डी आर। ठीक, ये हो गया, ये हो गया आपका, कोई दिक्कत ना। अब देखो यहां पे इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करने पे क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेट देखो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, ये कैपिटल जीएम तो बाहर ही रहेगा। ठीक, अब यहां पे आपका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये 3r² हो जाएगा, यानी आर क्यूब जो है आपका इसका डिफरेंशिएशन होगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो जैसे आर क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे, जैसे डी वाई बाई डी, ये इस टाइप से देखो, जैसे ये है आपका आर क्यूब है, यानी वाई कोई अगर फंक्शन है आर क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करोगे यानी डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, सॉरी डी वाई बाई डी आर निकालोगे, तो डी वाई बाई डी आर ऑफ आर क्यूब, यानी ये सिंपल क्या होगा 3r² होगा, 3r² होगा। यानी नीचे वाला का जो है आपको डिफरेंशिएशन करना है, ऊपर वाले का आपका क्या है इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा देखो, तो b क्या हो जाएगा माइनस का जी एम 0 टू r, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, आपका ये क्या हो जाएगा r की पावर 1 है, तो r की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और नीचे वाले का जो डिफरेंशिएशन करोगे ये 3r² हो जाएगा, 3r² हो जाएगा। तो ये आपका लिमिट हट जाएगा यहाँ से, मतलब इंटीग्रल का साइन हट जाएगा, ये इस टाइप से कुछ आ जाएगा 0 टू r, 0 टू कैपिटल सॉरी स्मॉल r। ठीक, ये 0 टू स्मॉल r आ जाएगा। अब यहाँ से आपको लिमिट कुछ करना नहीं है, बस पुट कर देना है, लिमिट पुट कर देना है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा रिजल्ट, जीएम ये क्या हो जाएगा r² अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 3r³, स्मॉल r लिमिट कहाँ होगी 0 से स्मॉल r, लिमिट कहाँ होगी 0 से स्मॉल r। ठीक, अब इसको आप लिमिट पुट करो, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। लिमिट पुट करने पे क्या आएगा आपका देखो, लिमिट पुट करने पे क्या आएगा जीएम, ये लिमिट पुट करेगा तो अपर माइनस लोअर। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा सिंपल r² बाई 2 3r³ माइनस, अब r की जगह 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। r की जगह पे 0 रखोगे तो 0/2, 0 बाई समथिंग, यानी न्यूमरेटर आपका 0 है तो 0 हो गया, तो होल 0 हो जाएगा। ठीक, फिर यहां से आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा, माइनस का जीएम वेट 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 वेट, ये r² होगा ना, 3r², ये 3r² होगा, 3r², और कहीं गलती है, ये भी है 3r²। ठीक, फिर यहाँ पे जो आपका फाइनली जो रिजल्ट लिखोगे आप, तो यहाँ पे 3r² माइनस r², यहाँ पे लिखोगे 3r² माइनस r²। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से देखो क्या होगा कि ये आप जब लिमिट पुट करोगे तो r की जगह तो 3r² हो जाएगा, यहाँ पे 3r² हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का 2r²। ठीक, एक बार चेक कर लें, एक बार चेक कर ले, मुझे कुछ गलती लग रही है। माइनस का जीएम r² बाई 2 अपॉन 3r², लिमिट गया हमारा 0 से r, एंड ये आपका जो हो गया r² बाई 2 r² बाई 2 3r²। ठीक, फिर ये 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा
2r²। ठीक, ये आपका जो है अपॉन में रहेगा ना, ये अपॉन में रहेगा, ये डिवाइड में रहेगा। 2r², ये 2r² जो है यानी ये कुछ ऐसा रहेगा, देखो ये आपका कुछ ऐसा रहेगा, 3r² कैपिटल R² माइनस, और ये जो है आर इस क्यूब नहीं रहेगा, ये r² रहेगा। ठीक, ओके। तो ये आपका जो है कि सरफेस के केस में जो है आप, सॉरी सरफेस नहीं है, ये आउटसाइड के केस में जो है, ये आउटसाइड के केस में आपका जो है ये आती है वैल्यू जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ये वैल्यू आती है। तो ये सारी, ये तीनों केस यहाँ पे खत्म होते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल शेल के केस में जो है 3 केस बेसिकली हमने डिस्कस किए, एक जो है आपके इनसाइड पॉइंट पे, एक आउटसाइड, और एक जो है आपका सरफेस पे। तीनों पे हमने यहाँ पे चेक किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिलती है। ठीक, अब इसके बाद जो आपका, इसको आप लोग जरा सा नोट कर लो कॉपी ओपी में, है ना, कॉपी ओपी में इसको नोट करो, तब तक जो है नेक्स्ट आपका जो है सॉलिड स्फीयर के केस में देखते हैं क्या आता है। ठीक, अब देखो केस 3 के बारे में जो आप बात करेंगे, केस 3 के बारे में जो बात करेंगे, केस 3 आपका क्या होता है कि केस 3 बेसिकली ये पॉइंट जो है, वो पॉइंट यहाँ पे बाहर की तरफ चला जाता है, यानी रेडियस जो है आपकी स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, है ना। पहला केस क्या था, पहला केस था कि स्मॉल r स्मॉलर देन कैपिटल R, दोनों फिर बराबर हो जाते हैं, यानी सरफेस के लिए, ये इनसाइड के लिए। तो ये पॉइंट जब आपका स्मॉल r बाहर की ओर चला गया तो ये पॉइंट कैसा हो जाएगा, आउटसाइड, ये आउटसाइड पॉइंट के लिए है। ठीक, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड Gm/r², ठीक, Gm/r², और यहां से जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, यहां से रिलेशन आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल ऑफ dv इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर E.dr। ठीक, तो यहां से जो वैल्यू आएगी आपकी इंटीग्रल ऑफ dv और वेक्टर E की वैल्यू जो आप पुट करेंगे माइनस का Gm/r²। अच्छा, लिमिट की बात करेंगे, लिमिट कहां से कहां तक रहेगी, ये हम वेरी किसको करा रहे हैं, वेरी, यानी वेरी आप स्मॉल r को करा रहे हो, तो यहाँ पे स्मॉल r वेरी करेगा तो 0 से स्मॉल r लिमिट होगी। फिर वही बात हो गई कि Gm, ये क्या हो जाएगा माइनस का r, ये माइनस नहीं रहेगा, माइनस तो जब इंटीग्रेट करोगे आप 1/rx को, ये dr भी हो जाएगा ना, dr, जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तब जाके ये चेंज होगा, ये dr आपका कैपिटल R हो जाएगा, यानी r कैपिटल R के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो तो कैपिटल R रखोगे, कैपिटल dr रखोगे, स्मॉल r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो तो स्मॉल r रखोगे। ठीक, ये हो गया। अच्छा, यहां से ये आपको इंटीग्रेट कर दो 0 to r, आपको इसको इंटीग्रेट करो, ये हो जाएगा आपका माइनस का Gm/r। ठीक, तो आउटसाइड के केस में माइनस का Gm/r आता है, और इनसाइड के केस में माइनस का Gm/R आता है। ठीक, ये आपका जो है किसके लिए हो जाएगा, इनसाइड के केस में, सॉरी इनसाइड नहीं बोल सकते, इसको सरफेस बोलोगे ना, सरफेस पे आपका ये पॉइंट, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, मतलब कि पूरे स्फेरिकल शेल के सरफेस पे कहीं भी आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हो तो कांस्टेंट रहती है। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट एट ऑल द सरफेस एट एवरी पॉइंट, यानी एवरी पॉइंट, यानी हर पॉइंट पे आपको जो आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसी को हम लोग बोल देते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये आपका जो केस हो जाता है ये सरफेस के लिए हो जाता है, यानी सरफेस के केस में आपका कितना आता है, कैपिटल R माइनस का Gm/R, और ये आपका आउटसाइड हो जाता है ना, आउटसाइड। ठीक, आउटसाइड। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फ एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं सॉलिड स्फीयर के केस में, कि वहां पे जो पोटेंशियल की वैल्यू आती है आपकी कितनी आती है। ठीक, अच्छा, ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी बेसिकली होता क्या है, जैसे आपका
देखो जैसे ये दो मार्कर हैं, ऊपर नीचे से एक मार्कर और लगा दी, यानी ये रेक्टेंगल बन जाएगा। अच्छा रेक्टेंगल के जैसे मान लो स्क्वायर है, रेक्टेंगल कोई भी हो, कुछ भी ऐसा मतलब आपको डायग्राम दिया हो, मान लो यहाँ पे एक मास रखा गया है, यहाँ पे एक रखा गया है, फिर यहाँ पे एक मास रखा गया है, यानी फिर यहाँ पे एक मास, इस टाइप से ये आपको जो है बनाया गया है। इसको M1 लेट कर लो, M2, ये M3, ये M4 हो गया, ठीक, इस टाइप से। अब ये जो मासेस रखे हैं आपस में क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इन लोग के बीच लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वो डिपेंड करता है कि कितना मतलब कि ज्यादा हैवियर फोर्स लगता है इन लोग के बीच में, स्ट्रॉन्गर कितना फोर्स लगता है। इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन द मास, यानी अमाउंट ऑफ मास, यानी जिसका मास ज्यादा रहेगा उसके बीच में मतलब ज्यादा म्यूचुअल फोर्स लगेगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया, सेल्फ एनर्जी का मतलब क्या हो गया, सेल्फ पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया कि आपका जब कोई भी मास हो वो किसी ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेटेड हो और उनके बीच में जो लगने वाला म्यूचुअल फोर्स होता है उसी को हम लोग सेल्फ एनर्जी बोल देते हैं। ठीक, सेल्फ एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसका फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे सेल्फ एनर्जी का मतलब सिंपल ये हो गया कि आपका जो है फैक्टोरियल फॉर्म में चलेगा। जैसे कोई n ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई n मासेस रखे हैं, है ना, अगर इसी मतलब रेक्टेंगल पे, स्क्वायर पे आपके कई सारे मासेस ऐसे रखे हों, इस टाइप से कई सारे मासेस, यानी n नंबर ऑफ मासेस रखे हैं, n नंबर ऑफ मासेस अगर इस पे कंसंट्रेटेड हो तो आपका जो इसका फैक्टोरियल बनता है ये आपका क्या हो जाता है, n फैक्टोरियल कैसे निकालोगे, n इंटू n माइनस वन, ठीक, n इंटू n माइनस वन, ठीक। तो ये आपका जो है इस तरीके से आपका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। या फिर इसी को आप ये भी कह सकते हो कि जैसे आपका जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में म्यूचुअल फोर्स लग रहा है वो ड्यू टू किसके कारण लग रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण लग रहा है। भाई फील्ड जहां है वहां, सॉरी फोर्स जहां है वहां फील्ड है, और फील्ड जहां है वहां फोर्स है, वाइस से वर्सा बोल सकते हो, ठीक, ओके। तो जो यहाँ पे आपका जो है सिंपल आपका ये क्या बोल जाता है, या इसी को ऐसे भी कर सकते हो कि n इंटू n माइनस वन बाई टू टाइम, मतलब इस टाइप से आपका चलता रहेगा। यानी इतने मतलब इतने नंबर ऑफ मासेस, जब आपके n नंबर ऑफ मासेस कंसंट्रेटेड होंगे, यानी इतने फैक्टोरियल टाइम्स आपका जो है इंटरेक्शन होगा मासेस के बीच में, इंटरेक्शन होगा मासेस के बीच में, इसी को सेल्फ एनर्जी बोल देते हैं, ठीक, इसी को सेल्फ एनर्जी बोल देते हैं। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो फॉर्मूला क्या, पहले मैं इसको डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन इसकी अगर आप लिखना चाहेंगे तो मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूँ। डेफिनेशन इसको आप जो है सेल्फ एनर्जी ही डाल लो, सेल्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सेल्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक, सेल्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये क्या होता है, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, कौन सा एजेंट, सीबीआई, ना ना भाई, एक्सटर्नल एजेंट इन असेंबलिंग, पहले इसको लिख लो फिर मैं समझाता हूँ ये लैंग्वेज कहना क्या चाह रहा है, ये प्राणी हमसे क्या कहना चाह रहा है। द बॉडी असेंबलिंग द बॉडी फ्रॉम द इनफाइनाइटसिमल, इसको पढ़ के बताना क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटसिमल एलिमेंट that are infinitely at a infinite distance, ठीक।
अब देखो जैसे आपका कई सारे मासेस आपके रखे हों किसी भी पॉइंट पे, और वो मासेस आपका जो है n टाइम्स ऑफ मासेस हो, तब जो है आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा उस उन लोग के बीच में जो म्यूचुअल फोर्स होगा उससे आपकी जो है सेल्फ एनर्जी इंट्रोड्यूस होती है। सेल्फ का मतलब ये होता है कि आपका जो है खुद के पास जो एनर्जी है उसको आप जो है उसकी हेल्प से आप कोई वर्क डन कर रहे हो, है ना। अच्छा, नेचर में जितनी भी चीजें होती हैं, लिविंग थिंग्स की मैं बात कर रहा हूं, वो हमेशा नेचर में क्या रहना चाहती है? स्टेबल। आप एनर्जी लॉस करते जाओ, स्टेबल होते जाओ, है ना। तो एनर्जी लॉस करते जाओ, स्टेबल होते जाओ। अच्छा, सेल्फ एनर्जी का मतलब ये होता है कि आपके पास खुद की जो एनर्जी है उससे आप वर्क डन परफॉर्म कर लो, यानी किसी से हमको मांगने की जरूरत ही नहीं है ना। सिंपल सी बात है यार, जो है कि आप किसी से मतलब कि रिक्वेस्ट करके कि भैया हमारा ये काम करवा दो, ये चीज नहीं चाहोगे। अगर चाहोगे तो वो मेरे नजरिए में तो ठीक है, एक समय के लिए ठीक है, लेकिन वो भी आदमी एक तरह से ऊब जाता है आपके एक टाइम के बाद कि भैया रोज हम ही से बोलने आता है ये चीज, तो वो चीज अपने को नहीं करनी है। तो सेल्फ एनर्जी का मतलब सेल्फ डिपेंडेंट एक तरह से समझो कि ये सेल्फ एनर्जी क्या होती है कि जो आपके मासेस के बीच में जो म्यूचुअल फोर्स लगता है, उस म्यूचुअल फोर्स की वजह से आपका जो है सेल्फ एनर्जी क्या होता है? इंट्रोड्यूस होता है। इसी को हम लोग सेल्फ एनर्जी बोल देते हैं, ठीक। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या हो जाता है? रुक जाओ, मार्कर मैं चेंज कर लेता हूं। इसका जो फॉर्मूला होता है आपका, इसको सेल्फ एनर्जी को हम लोग यूएस से शो करते हैं। ये होता है जी टाइम्स ऑफ, सॉरी हाफ ऑफ जी टाइम्स ऑफ एन इंटू, रुक जाओ, जी टाइम्स ऑफ एन इंटू एन माइनस वन एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। इसकी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, ये रिजल्ट आप लिख लो। आप डायरेक्ट अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपको बोल दिया कि देयर आर एन नंबर ऑफ मासेस कंसंट्रेटेड इन अ स्क्वायर और रेक्टेंगल हैविंग रेडियस इतना, हैविंग मास इतना, तो इस केस में बोलेगा कि आपको सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट करनी है। आपको रेडियस दिया रहेगा, एन नंबर ऑब्जेक्ट जो आपका जितने नंबर होंगे वो दिए रहेंगे, और आपका जो है मास दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, ये आप फॉर्मूला रखोगे यहाँ से निकाल लोगे, दैट्स इट। तो ये था आपका जो है सेल्फ एनर्जी। अब इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा सॉलिड स्फीयर के बात करेंगे। स्फीयर के केस में आपका जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना आता है, उसके बाद इस पर्टिकुलर लेक्चर को यहाँ पे हम लोग क्लोज करेंगे। तो इसको आप लोग थोड़ा सा कलम और कॉपी लेके इसको नोट लगाइए, तब आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। तो ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ। इतना एनर्जी अपन लोग लगाते हैं लिखने में, फिर उसके बाद अचानक से मिटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है ना। जीवन में पढ़ाई लिखाई का कोई बहुत ज़्यादा उद्देश्य नहीं है। ऐसा क्या? ऐसा ना भाई, बहुत उद्देश्य है। पढ़ाई लिखाई क्या जो है, पढ़ाई लिखाई तो एक अपनी जगह हो गई कि आपको जो है समाज को डीलिंग करना आना चाहिए। समाज को अगर आप डील कर ले गए तो आप जो है अपने आप में विद्वान ही कहलाओगे है ना। पढ़ाई लिखाई तो एक छोटी चीज होगा, आपको समाज को जो है एक तरह से आपको डील करना है। आप कुछ भी बन जाओ, अगर समाज के लिए नहीं काम आ रहे हो, अपने परिवार के लिए नहीं काम आ रहे हो, तो मतलब नहीं है कुछ, समझ रहे हो? ठीक। अच्छा, लेक्चरबाजी हो गई। इसको अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग बात करेंगे, लेक्चर बहुत हो गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पे आपका ये स्फेरिकल शेल नहीं होगा, ये आपका चलेगा सॉलिड स्फीयर, ठीक। ये आपका चलेगा सॉलिड स्फीयर के केस में, कि सॉलिड स्फीयर के केस में आपका क्या होता है। सॉलिड स्फीयर, ठीक, सॉलिड स्फीयर। देखो डायग्राम आपका पूरा वही रहेगा, बस थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। स्फीयर में क्या होगा, स्फीयर में आपका जो है ये मतलब कि हॉलो स्फीयर नहीं है, ये सॉलिड स्फीयर है। जैसे मैं कैसे बताऊं, जैसे एक बॉल होता है, प्लास्टिक का बॉल, रबड़ का बॉल। अब वो अंदर से खाली तो होता है, बट क्या होता, मतलब कि उसके अंदर मास कंसंट्रेटेड होता है ना। वो मतलब कि ऐसे बॉल जब आप मतलब कि तोड़ोगे या कोई गोली चीज हो, वो खोखला ना हो अंदर से। स्फीयर जैसे अर्थ है, अर्थ खोखला हो लेकिन जो है
एकदम कि जैसे अभी जो पिछला वाला केस पढ़े उसके जैसे ना हो, यानी आपका सॉलिड स्फीयर सिंपल क्या हो जाता है, जैसे अपना अर्थ है, ये एक तरह से क्या स्फीयर है, स्फीयर। अब यहाँ पे जो है 2D फ्रेम है, तो यहाँ पे स्फीयर बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसी को हम लोग सर्कल एज्यूम करके चलते हैं, ठीक। सॉलिड स्फीयर। अच्छा, सॉलिड स्फीयर के केस में जो आपका पहला केस होता है, जब हम लोग बोलते हैं कि सॉलिड स्फीयर के केस में, इन केस ऑफ, जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे पैरामीटर्स यूज होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इन केस ऑफ solid sphere, in case of solid sphere, a test mass is concentrated यानी रखा हुआ है, concentrated at the center of a solid sphere, ठीक। यानी आपका जो है कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मास है आपका, सॉलिड स्फीयर के केस में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपका जो मास है यहाँ पे कुछ इस टाइप से हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, यानी ये है, ठीक। सॉलिड स्फीयर अ टेस्ट मास इज कंसिडर्ड, टेस्ट मास को हम लोग कैपिटल N मानते हैं, एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर हैविंग रेडियस r, ठीक। ओके, ये है ऑब्जेक्ट आपका जो है रखा है, ये इस टाइप से यहाँ पे रखा है, और ये जो है आपका स्फीयर का रेडियस है, ठीक। सॉलिड स्फीयर का रेडियस है ये कैपिटल R, ये ऑब्जेक्ट का है जो है यहाँ पे स्मॉल r, ठीक। अब पहला केस जो आता है यहाँ पे, वही जैसे आपका पिछला केस चला कि कैपिटल R पहले ग्रेटर देन R होगा, यानी ये वाला आपका रेडियस हो गया, ये रेडियस आपका बाहर भाग गया, कुछ इस तरीके से पॉइंट P यहाँ पे भाग गया। तो जब यहाँ पे भाग जाएगा, देख लूँ मैं फ्रेम में आ रहा है कि एकदम से भगा दिया, मुझे पता ही था, एकदम से नहीं भगाना है। यहाँ पे ये पॉइंट आप मान लो P, ये पॉइंट मान लो आपकी P, यानी रेडियस क्या हो गया, स्फीयर का रेडियस ऑब्जेक्ट के रेडियस से क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक। यानी ये केस आपका कौन सा हो गया, कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r, ठीक। मार्कर मैं चेंज करता हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कैपिटल R, केस नंबर 1, जज साहब को बुलाया जाए, केस नंबर 1, तो कैपिटल R जो है आपका, कैपिटल R यानी स्फीयर का जो रेडियस था वो बड़ा हो गया, यानी ग्रेटर देन, यानी कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपका ये कैपिटल R इज ग्रेटर देन R हो गया, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा कि बाहर की तरफ जा रहा है, सॉरी इनसाइड है, यानी मास आपका जो है कॉन्सेंट्रेटेड है, इनसाइड है ना, स्फीयर के बाहर आपका जो है, जो रेडियस है वो स्फीयर का रेडियस है वो बाहर जा रहा है, ना कि ये ऑब्जेक्ट का रेडियस जा रहा है, तो ये आपका इनसाइड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बोल सकते हो कि ये आपका इनसाइड पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया इनसाइड पॉइंट, ठीक, ये इनसाइड पॉइंट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखो, जो सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड, तो जो फील्ड की वैल्यू आती है GM अपॉन, देखो सॉलिड स्फीयर के केस में फील्ड की वैल्यू थोड़ा अलग आती है, वो मैं आपको अगर हो सकेगा तो इसके बाद जो आपका लेक्चर आएगा उसमें डिराइव करा दूंगा कि फील्ड की वैल्यू कैसे आपकी जो है निकलती है ना, उसका डेरिवेशन करा दूंगा बेसिकली। इस लेक्चर में अगर कराने को करा देता, लेकिन बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा ना। तो जो फील्ड की वैल्यू आपकी आती है वो आपका जो है GM इंटू R/R³ आती है, ठीक, ये आती है R/R³, फील्ड की वैल्यू। किसके केस में, सॉलिड स्फीयर के केस में, उसके केस में नहीं आएगी, आपका जो है इसके पहले जो पढ़े हो, ठीक, उसके केस में ये नहीं आएगा, ये सॉलिड स्फीयर के केस में आएगा। तो यहाँ से dV की वैल्यू जब निकालोगे आप, इंटीग्रल ऑफ माइनस का E.dr
ठीक, ये आप निकालोगे। तो यहाँ से आपको जो है पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। देखो हर केस में आपको पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, सिंपल केस में हर केस में आपकी पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब ये आपका पोटेंशियल की वैल्यू निकालने जाओगे तो ये चेंज आप जब निकालोगे तो ये डीवी इंटीग्रल, फिर यहाँ पे रखोगे वेक्टर ई की वैल्यू रख दो, यहाँ पे वेक्टर ई की वैल्यू रखो भैया, ये बहुत लंबा खींच जाएगा मुझे लग रहा है, जीएम आर अपॉन आर क्यूब इंटू डी आर, ठीक, इंटू डी आर, ये हो गया। अब यहाँ पे जो है इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे करोगे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो। अच्छा ये रेडियस जो है आपका ये वाला वेरी कर रहा है, यानी कैपिटल आर आपका वेरी कर रहा है, तो लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से कैपिटल आर, ठीक, ये आपकी 0 से कैपिटल आर हो जाएगी। अब 0 से अगर ये कैपिटल आर हो गई तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो v तो ऐसे ही इंटीग्रेट कर दो, जो है कि dv का जो चेंज होगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी डेल्टा v हमको देखना ही नहीं, हमको v देखना है, तो पोटेंशियल की वैल्यू v ही रहेगी। अब इसको ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लो, तो माइनस का gm बाहर आ गया, फिर इसको इंटीग्रेट करो r अपॉन आर क्यूब इंटू डी आर। अब देखो ये r क्यूब आपका क्या है कि सिंपल r क्यूब क्या हो जाएगा आपका, बाहर हो जाएगा। भाई डी आर के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हमको कैपिटल आर को बाहर लेना पड़ेगा, कैपिटल आर को हमको बाहर लेना पड़ेगा। अच्छा बताओ, ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं भाई, कांस्टेंट हम कैसे मान चले, दोनों वेरिएबल हैं, कभी ये वेरी कर सकता है कभी ये वेरी कर सकता है। अभी अगले केस में जो सेकंड केस लेंगे तो इसमें तो इनसाइड पॉइंट है, चलो मान लो ये कांस्टेंट कर दिया, अभी ये कुछ देर बाद वेरी करा देगा, तो इसको हम बाहर नहीं ले सकते हैं, ये भी वेरिएबल पॉइंट है। अब देखो इसको इसका क्या करेंगे, जैसे आप ये एक आप देखो तो कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, जैसे कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अगर डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो तो थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो तो आपको डी थीटा रखना होता है, कॉस फाई होता है तो डी फाई रखना होता है। तो ऐसे यहाँ पे भी इंटीग्रेशन होगा, तो इसका इंटीग्रेशन पहले करेंगे स्मॉल आर का, स्मॉल आर का तो करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका जी एम, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर, और इसका नीचे वाले का क्या होता है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाता है, यानी 3 आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये लिमिट आपकी कहाँ से आ जाएगी, 0 से कैपिटल आर, 0 से कैपिटल आर, 0 से कैपिटल आर, ठीक। तो 0 से अगर कैपिटल आर आ जाएगी लिमिट, यहाँ से ये भी 0 से ये तो चलो मान लो ये बेसिक फॉर्मूला था, तो v की वैल्यू जो आएगी यहाँ से आपका, मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेना आप क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, तो फाइनल रखोगे तो आर स्क्वायर अपॉन 3 बनेगा, तो आर स्क्वायर कट जाएगा, उसके बाद ये लिमिट रखोगे तो ये 0 बन जाएगा। तो सिंपली आपका जीएम माइनस का जीएम ये आ जाता है आपका माइनस का जीएम, इसको बाहर ही ले लो, माइनस का जीएम 3 माइनस का आर स्क्वायर, ठीक, माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हो, माइनस का जी एम, ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक, ये आपका हुआ फाइनल रिजल्ट, ठीक। किसके केस में आपका है, ये आपका सिंपल आपका जो है इनसाइड के केस में। आउटसाइड के केस में क्या होगा, अच्छा आउटसाइड के केस में क्या होगा, आउटसाइड चलो लेते हैं, तो आउटसाइड के केस में आपका क्या हो जाएगा, अभी क्या था, ये वाला रेडियस ये वाला कांस्टेंट था, ये वेरी कर रहा था, अब ये वाला इसको चलो नीचे ले आओ, बहुत आसमान मोड़ लिया, इसको नीचे ले आओ, तो ये नीचे आ गया, अब ये वाला वेरी करेगा, यानी इस टाइप से ये वाला वेरी करेगा। अब क्या हुआ, ये वाला वेरी कर रहा है, तो केस 2 में आपका क्या हो जाएगा, केस 2 चलो मान लो इसको सिंपल, दोनों को वेरी नहीं कराते हैं, केस 2 तो मान लो आपका सरफेस के लिए हो जाएगा, केस 3 में आउटसाइड जाएगा ना, केस 3 में आउटसाइड, तो केस 3 में ये क्या हो जाएगा, केस 2 में आपका क्या हो जाएगा, ये इधर ही रहेगा, तो सरफेस के लिए हम लोग देखेंगे, तो सरफेस के लिए हम लोग जब देखेंगे तो इसका तो मास जो है कांस्टेंट है, इसका मास कांस्टेंट है, तो
सॉरी इसका रेडियस भी कांस्टेंट है, इसका भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है जीएम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जीएम अपॉन आर स्क्वायर बोल दो, फिर इसको डीवी यहाँ निकालोगे कैलकुलेट करोगे तो माइनस का ई डॉट डी आर। लेक्चर ये काफ़ी लंबा हो जाएगा आई थिंक। इंटीग्रेशन ऑफ डीवी ये आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डीवी इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर। ठीक, यहाँ पे आप रखोगे तो ये इंटीग्रेट करोगे तो ये सिंपल आपका ये हो जाएगा माइनस का जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, लिमिट आप कहीं से भी कहीं लिख लो, दोनों आपके बराबर है, तो यहाँ पे मैं कैपिटल आर रख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा सिंपल जी एम अपॉन आर, ये माइनस नहीं लगेगा, जब आप इंटीग्रेट करोगे तब माइनस साइन आ जाएगा। ठीक, लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ तक होगी, जीरो से कैपिटल आर, आपकी लिमिट कहाँ होगी जीरो से कैपिटल आर, तो ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा माइनस का जी एम बटे आर। ये फाइनल आंसर आता है आपका किस केस में, सरफेस पे। ये सरफेस पे आपकी जो है पोटेंशियल की वैल्यू इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर में आती है, ये आपकी सरफेस पे आती है। नेक्स्ट आपका क्या होगा आउटसाइड के केस में देखते हैं। अब इसको भैया भगा दो, भागो भैया भागो, आउटसाइड में आपकी जो है क्या आएगी अब देखो, तो ये आपका केस नंबर तीसरा हो जाएगा, तो जज नंबर भी तीसरे पेश किए जाएंगे। ठीक है, बहुत हुआ हंसी मजाक। केस थ्री में आपका क्या हो जाएगा, जो कैपिटल आर है ये स्मॉल आर सॉरी बहुत छींक आ रही मेरे को आज। ठीक, तो ये आपका कैपिटल आर होगा, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा हो जाएगा, यानी ये रेडियस आपकी क्या हो जाएगी वेरी कर जाएगी। तो ये केस आपका कौन सा हो जाएगा आउटसाइड, यानी ऑब्जेक्ट जो आपने रखा था ये ऑब्जेक्ट यहाँ ना आके यहाँ पे पहुंच गया। अरे भैया बिना हमसे बताया, मतलब पीठ पे छुरा भोंकने वाला काम कर दिया, बिना हमसे बताया ही चले गए। चलो कोई बात नहीं, आना जाना जीवन में लगा ही रहता है। ठीक, तो ये केस हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड की सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू आएगी कैपिटल जी बराबर क्या हो जाएगी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ये आपकी स्फीयर की रेडिएशन, सॉलिड स्फीयर की जो रेडियस है उसके रिस्पेक्ट में हम लिखेंगे। तो यहां पे अब क्या हो जाएगा कि वेक्टर ई हमें पता चल चुका है, अब हमें यहां से पोटेंशियल कैलकुलेट करना है थर्ड केस में, फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ई डॉट डी आर माइनस का। ठीक, तो यहां पे जब इंटीग्रेट करोगे तो माइनस का डीवी इंटीग्रल ऑफ डीवी, इसकी वैल्यू रखोगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगी, देखो ये माइनस है ये माइनस 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 प्लस हो जाएगी, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी जीरो से आर सॉरी हाँ ठीक है, जैसे ये कैपिटल आर है तो यहाँ पे डी आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहां से आपकी क्या आ जाएगी v क्या हो जाएगा जी एम अपॉन आर इंटीग्रेशन करने के बाद 1/r स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन आर हो जाता है ना, तो जीरो से आपकी लिमिट जो जाएगी जीरो से स्मॉल आर। ठीक है भैया बहुत अच्छा फ्रेम में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, एक एक चीज दिख रहा है। ठीक, तो यहां से जो आपकी वैल्यू आएगी इसको फाइनली हम लोग जो वैल्यू लिखेंगे इसकी माइनस का लिमिट रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा जी एम बाई आर जी एम अपॉन आर। ये आपका किस केस में हो जाएगा आउटसाइड के केस में। ठीक, आउटसाइड के केस में आपकी वैल्यू क्या आएगी पोटेंशियल की माइनस का जी एम बाई आर, माइनस का जी एम बाई आर। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो है लेक्चर खत्म होता है। एक छोटा सा टॉपिक और है, मैं यहाँ पे बता दूं, एक छोटा सा टॉपिक मैंने बोला था कि वो जो है लास्ट में, इसमें मैं रखना नहीं चाहता था लेकिन जो है अब क्या करूं, इसके बाद तो एक अलग ही टॉपिक आएगा एस्केप वेलोसिटी का, तो उसमें भी नहीं रख सकता, तो भैया वो उसके साथ ना इंसाफी ना हो,
तो इसी में सोचा मैंने रख ले। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी आपका जो वर्क डन होता है वो अगेंस्ट ग्रेविटी कैसे होता है वो हमको यहाँ पे देखना है। जैसे ये आपका कोई रेफरेंस पॉइंट है इस टाइप से, ये जैसे ये दो आपका जो है ज्वाइंट है, जैसे आपके ये दो ज्वाइंट है, मैं एक बार फिगर बना दूं, मैंने फिगर बनाया है। ये आपका जो है यहाँ पे आपका एक मास रखा है, ठीक, यहाँ पे आपका मास रखा है, और ये जो हाइट है, ये जो मतलब लेंथ है आपकी, एक तरह से बोलो हाइट h बोल दो, इसे h बोल दो। अच्छा ये टॉपिक कौन सा चल रहा है, ऊपर अगर जगह बची हो तो मैं हेडिंग डाल दूं, हाँ बची तो है। चलो ये टॉपिक चल रहा है आपका, ये आउटसाइड हटाओ यार, इसको यहाँ पे लिख दो छोटा सा आउटसाइड। ये आपका जो टॉपिक होगा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट हम लोग जब वर्क करते हैं तो उस केस में क्या चेंजेस आते हैं। अच्छा जैसे एक मार्कर है, उसको ऊपर से नीचे की ओर अगर छोड़ो तो वो हमेशा नीचे आता है, देख रहा हूं वो नीचे आता है, उठा के तुमको छत से फेंक दें तुम भी नीचे ही जाओगे, ऊपर नहीं उड़ने लगोगे, ठीक। बट इन केस ऑफ अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हो इस टाइप से, तो वो नीचे ना आके ऊपर जा रहा है ना, या फिर उसको एक्सटर्नल प्रेशर से, एक्सटर्नल इफेक्ट से आप ऊपर की ओर भेज रहे हो, तो वो आपका कौन सा केस हो जाता है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, है ना। अगर ये काम हो रहा है, ये देखो ये काम अगर हो रहा है, ये काम अगर हो रहा है तो ये ग्रेविटी के खिलाफ नहीं हो रहा है ना। लेकिन अगर ये काम होने लगा, ऊपर अगर फेंकने लगे, ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट मतलब ऊपर ही एकदम चला जा रहा है, आपका जो है कि फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड को भी क्रॉस कर जा रहा है, तो वो आपका कौन सा मतलब किसके अंदर आएगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा एजम्पशन लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग जब ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेते हैं, माने जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर होता है पॉजिटिव लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अच्छा वर्क डन होता क्या है, Fs इंटू कॉस ऑफ थीटा, Fs इंटू कॉस ऑफ थीटा। अच्छा दो आपके रॉकेट है, मान लो दो आपके मिसाइल है, रॉकेट है, कुछ भी है, ठीक है। जब ये आपके लॉन्चिंग मोड पे होते हैं तो ये आपके इसके अंदर इतना हाइड्रोजन वगैरह होता है, फ्यूल होता है, इसको आप इतना बर्निंग होती है इसके अंदर, ऑटोमेटिक ये क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करके ये ऊपर की ओर भागना चाहता है ना। यानी इसको अगर एक्सटर्नल फोर्स हम लोग बराबर दे रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर इस पे लगा रहे हैं, तभी तो ये ऊपर जा रहा है, अदरवाइज मतलब कि ये ऊपर जा ही नहीं सकता। माने यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका दो ऑब्जेक्ट अगर आपका पैरेलल चल रहे हैं तो उसके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा, विच इज 0 डिग्री। यानी दो ऑब्जेक्ट आपके पैरेलल मूव कर रहे हैं, तुम और तुम्हारी बंदी जो है साथ चल रही है ज्यादा हो गया चलो ठीक है कोई बात नहीं, बुरा ना मानना, ये सब तो अच्छी चीजें होती हैं एक समय के लिए, फिर एक समय के बाद सारी चीजें भूल जाओ। अच्छा ये देखो जब दो ऑब्जेक्ट आपका ये पैरेलल आपका चलते हैं इस टाइप से, तो इसके बीच का एंगल कितना होता है, थीटा, विच इज 0 डिग्री। तो यहां से जब वर्क डन की वैल्यू निकालोगे तो Fs cos ऑफ 0 डिग्री विच इज इक्वल टू F इंटू एस। एस आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा, ग्रेविटी की बात हो रही थी, यहां पे mg हो जाएगा, और s जो है डिस्प्लेसमेंट आपका हाइट है, भाई डिस्प्लेसमेंट जो आपका कवर कर रहा है हाइट ही तो है। अच्छा वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी के जा रहा है, तो यानी ऊपर की ओर जा रहे हो तो h को क्या ले लोगे आप, नेगेटिव ऑफ h, ठीक। फिर यहां से जो आपका आएगा माइनस का mgh, यही नेगेटिव साइन जो शो करता है, यही हमारा क्या होता है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के खिलाफ काम हो रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक।
वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक, तो ये होता है आपका जो है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। जैसे आपको बोल दिया कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट का मास है, ग्रेविटी की वैल्यू दी है 9.8 दी है। इन केस ऑफ अगर आपको एग्जाम में गिवन नहीं है ग्रेविटी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप मतलब कि 9.8 रखोगे। अगर गिवन है तो वही एज इट इज रखोगे, या फिर आप 10 भी रख सकते हो। इन केस ऑफ इफ द स्मॉल जी की वैल्यू आपकी जो है गिवन नहीं है, तब स्मॉल जी की वैल्यू आप जो है अगर गिवन है तब तो ठीक है, वरना ये आप 10 ले सकते हो। अगर गिवन नहीं है यानी जब दिया ही होगा तो आपका क्या होगा, 9.8 लेना ही पड़ेगा। कभी कभी 10 भी दे देते, कभी कभी 9.8 दिए। गिवन की कंडीशन में बात नहीं कर रहा, अगर नहीं गिवन है तो आप सीधे 10 ले सकते हो, 9.8 नहीं ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो ना, आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। अच्छा, तो ये सारी बात हो गई भैया। देखो अब मेरा मतलब कि आज का जो डोज है वो कुछ ज़्यादा ही हो गया तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग जो है क्लोज करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है स्टडी करेंगे एस्केप वेलोसिटी के बारे में। आपका एस्केप वेलोसिटी क्या होता है यार? अगर सोचो कि कोई ऑब्जेक्ट हो, उसको इतनी तेज से फेंका जाए कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर ही चली जाए। समझ रहे हो कितना मतलब अपने आप में सोचने वाली बात है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर आप फेंक रहे हो वो ग्रेविटेशनल फील्ड के ही बाहर चली जा रही है। तो उतनी स्पीड हम लोग कहाँ से जनरेट करें कि जिसके वजह से हम इतनी स्पीडली किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल पुल से हम लोग जो है बाहर की ओर फेंक सकें, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अभी तक तो ऐसी कोई एनर्जी नहीं है, ऐसी कोई मतलब कि डिवाइस नहीं है जो इतना स्पीडली ऑब्जेक्ट को फेंक सके, वो भी ग्रेविटेशनल पुल के बाहर। तो इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा वो आपका एस्केप वेलोसिटी के बारे में होगा। वही जो मैं ये अभी एग्जांपल दे रहा था वो मतलब कि ग्रेविटेशनल फील्ड के ही बारे में है, मतलब आपका एस्केप वेलोसिटी के ही बारे में है। इसके बाद आएगा वो टॉपिक। तब तक के लिए आप लोग जो है पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।